हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स का आंसर जो 2023 का है बच्चों, उसका सेट 1 और सेट 1 का बच्चों पार्ट 1 मैं फिजिक्स बच्चों कराने वाला हूँ, जिसका कोड है ईजे। बच्चों मैं यहाँ पर देखिए पीडीएफ सिस्टम नहीं तो मैं पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जैसे यहाँ पर अगर बच्चों देखा जाए पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय ए कॉन्केव मिरर इज फाउंड वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी सिचुएटेड। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो पहला बच्चों क्वेश्चन आया है पार्ट ए में, पार्ट ए बच्चों क्या है? फिजिक्स है। पार्ट ए बच्चों क्या है? फिजिक्स। सभी लोग जुटे रहिएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। और कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है, इमेज बच्चों बन रहा है, वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये बेटा मल्टीपल जगह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया था कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है इसके 6 रे डायग्राम होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम 6 पोजीशन रखते हैं और हमें अलग अलग पोजीशंस पर हमें उसके इमेज मिलते हैं, उसके भी 6 पोजीशंस होती हैं। तो अगर हम कॉन्केव मिरर का बच्चों फिगर बनाते हैं तो ये बच्चों होता है हमारा कॉन्केव मिरर और ये बच्चों होता है पोल और यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों जाता है। यहाँ पर होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बेटा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच बच्चों रखते हैं तो इसका इमेज हम देखते हैं, एक ले जाएगी पैरेलल और पैरेलल होने के बाद कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस जाएगी और एक जाएगी बच्चों कहाँ से? पोल से जाएगी तो उसी अपोजिट डायरेक्शन ट्रायंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों रे जो इनके बीच गैप ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है, तो गैप आगे घटेगा। इनको वर्चुअली जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये बिहाइंड द मिरर घटेगी और यहीं पर इमेज बनेगा। तो ये जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये कैसा है? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, जहाँ पे पेंट साइड है वहां पे बन रहा है और यहाँ पर जो रेज है वर्चुअली मिल रही है। तो ये जो पोजीशन है बच्चों यहाँ पे इरेक्ट है कि नहीं? और ये क्या है? लार्जर है, लार्ज है। और बेटा इसी को क्या कहेंगे? यही वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है बच्चों। और बच्चों ये जो रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? विटमीन प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो इसका बेटा आंसर यही होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें लिखा हुआ है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो ये बच्चों इसका रे डायग्राम जो बनेगा और इसका आंसर बच्चों ये होगा। तो ये हमको प्रैक्टिस भी होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमको याद होगा। तो बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बनाते रहते हैं। यहाँ पे हमको बना के तो दिखाना नहीं, यहाँ पे हमको टिक करना है। तो जब हमें पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जब हम किसी भी कॉन्केव मिरर में अगर हम उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट होता है, लार्ज होता है और वर्चुअल होता है। और ये बच्चों क्योंकि हमारा जो कॉन्केव मिरर है जनरली ये रियल इमेज बनाता है, बस यही एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हमारा कॉन्केव मिरर किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है और इसी केस की वजह से इसे डॉक्टर लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, इसे आई के डॉक्टर यूज करते हैं, इसे हमारे ईयर के डॉक्टर यूज करते हैं और हमारा बार्बर यूज करता है, बाल काटने वाला। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ होगी, इससे आपको और भी जानकारी मिली। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मिरर ऐसा है जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो कहेंगे आप कॉन्केव मिरर। बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो मल्टीपल चॉइस का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू लाइक टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अब यहाँ पर कहा गया ये एक डिक्शनरी है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है डिक्शनरी है बच्चों, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में बेटा क्या है? स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज स्मॉल है उसे बच्चों बिग करेगा। बिग करने के लिए हम कौन सा? एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं कॉन्केव के, 2 दिए गए हैं कॉन्वेक्स के। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी डिक्शनरी आ जाए, कोई बुक आ जाए, उसमें स्मॉल लेटर्स को हमें पढ़ना है, तो सीधी सीधी बात है हमें याद रखना कि वहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते होंगे तो आपको इस तरह का एक चीज मिलती होगी, लेंस लगा होता है, आपको ऐसे दिखाई पड़ता होगा।
तो यही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे क्या कहते हैं? जो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हाथ की रेखाओं को देखने के लिए रेयर केस में यूज किया जाता है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। क्लियर हुई बात? जब आप बैक्टीरिया वायरस को देखते हैं तो वहां पर भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। तो बच्चों यहाँ पर कॉनकेव वाले ऑप्शन सीधे सीधे कट हो गए। अब यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब सभी को पता है बेटा ये फोकल लेंथ इसकी दी गई और ये दूसरी। तो बेटा याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जब भी देखो जो लेंस होता है, लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f और 100/f। 1/f तब हम लगाते हैं जब फोकल लेंथ मीटर में होती है, और 100/f लगाते हैं जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है। फोकल लेंथ मीटर में होगी तो 1/f लगाओगे, और 100/f तब लगाओगे जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी। तो आपको सभी को पता होना चाहिए उस लेंस की पावर ज्यादा होगी, उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी बच्चों जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी, और उसकी पावर कम होगी, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो जब भी कभी कॉन्वेक्स लेंस दिए गए हो और वहां पर आपको चूज करना हो, तो आप ऐसे कॉन्वेक्स लेंस को चूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर हम लेंगे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? 5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में दिया गया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या आएगी? तो ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा अच्छे से दिखा देगा लेटर्स को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि आपको ऐसे समझना, ठीक है बच्चों। अलग से सेपरेटली पूछ लिया जाता है व्हाट इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चों अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस आर -15 सेंटीमीटर। ईच मिरर एंड लेंस आर पॉसिबली। अब देखो बेटा आपको याद होना चाहिए, अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर मिरर है और एक बच्चों लेंस है, उसका नाम नहीं बताया गया, हमको बताना है। मिरर की फोकल लेंथ बेटा कितनी है? -15 सेंटीमीटर, और लेंस की बेटा भी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, आपने कॉनकेव लेंस पढ़ा है, और आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगर कॉनकेव मिरर होगा और कॉनकेव लेंस होगा, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बोथ कॉनकेव। दोनों किसके नेचर के होंगे? दोनों कॉनकेव नेचर के होंगे। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा? 3 का ए पार्ट होगा। इसका जो ए पार्ट है उसमें क्या होगा? बोथ कॉनकेव होगा। बोथ केव कॉनकेव, दोनों कॉनकेव नेचर के होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगला है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अब आपको पता है रेटिना, रेटिना पर इमेज बनता है बच्चों, है कि नहीं? तो अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई का जो पार्ट होता है वो रेटिना होता है। ऑन रेटिना, रेटिना पर क्या बनता है? इमेज बनता है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह होता है जिस पर इमेज बनता है, और रेटिना से ही बच्चों हमारा जो ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम होता है, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, वो माइंड को जुड़ी होती है, ब्रेन को जुड़ी होती हैं, और वो क्या करते हैं? मैसेज देती हैं टू आवर ब्रेन ऑफ फॉर्मिंग द इमेज, और इस तरह से हमारा ब्रेन रेडी होता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। एक्सप्लेनेशन से विद गुड एक्सप्लेनेशन आई एम ट्राइंग टू रीच विद यू। अब यहाँ पे अगला बड़े क्वेश्चन से है, ये इलेक्ट्रिक करंट से है और इसके हीटिंग इफेक्ट से है बच्चों। मैं हीटिंग इफेक्ट अलग से एक चैप्टर डालने वाला हूँ, उसको देखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो इसको जरूर बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। यानी यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर्स हैं, मटेरियल बच्चों क्या है? सेम है। लेंथ एंड डायमीटर आर जॉइंड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हीट जनरेटेड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास देयर आर 2 कंडक्टिंग वायर्स, देयर आर 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 कंडक्टिंग वायर्स। तो समझिएगा मेरी बात, दोनों कंडक्टिंग वायर्स हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल है बच्चों क्या है? मटेरियल बच्चों क्या है? मटेरियल, लेंथ, विड्थ, सारी चीजें बच्चों सेम है। ये क्या है बच्चों? सेम। तो अगर ये सारी चीजें सेम है तो इनका बेटा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? रेजिस्टेंस विल आल्सो सेम,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो जब हम किसी भी वायर की फिजिकल कंडीशन सेम हो गई तो उसका रेजिस्टेंस भी बच्चों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों हमारे वायर हैं, दोनों कंडक्टिंग वायर से दोनों का रेजिस्टेंस बच्चा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो मान लेते हैं इनको रेजिस्टेंस बेटा हर वायर का, तो रेजिस्टेंस ईच वायर का कितना हो जाएगा, आर, ईच वायर का आर हो जाएगा। अब यहाँ पर किया क्या गया है कि सबसे पहले इन वायर्स को हमने पैरेलल में जोड़ा है, नहीं सबसे पहले इनको हमने सीरीज में जोड़ा है किसी बैटरी के साथ, और उसी बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। तो सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दोनों का रेशियो बताना है। तो देखिए बेटा कैसे करोगे, बेटा यही 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम फिर से बताते हैं। यहाँ पे 5, अब पहले क्या करो, व्हेन दे आर ज्वाइंट इन सीरीज विद बैटरी। तो बेटा मान लो ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर ये था, इसको सीरीज जोड़ोगे तो इसके एंड टू एंड जोड़ते हो, इसके एंड से मैंने दूसरी कंडक्टिंग वायर को ऐसे जोड़ दिया। अब जो एंड फ्री हुए उस एंड पे मैंने बैटरी जोड़ दी, उस एंड पे मैंने क्या जोड़ दी बेटा, बैटरी जोड़ दी। अब यहाँ पे बैटरी हमने V मान ली, इसका रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस बेटा क्या था, R था। अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R होगा कि नहीं होगा, R प्लस R, R प्लस R 2 होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2R हो गया। बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी, I होगी। वो क्या होगी बेटा, करंट I होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कॉम्बिनेशंस अलग अलग दिए गए हों, सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस कंडीशन में हम कभी भी करंट के डिपेंडेंस वाला फार्मूला नहीं लगाते, हम ऐसा फार्मूला लगाते हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आए। अब बच्चों आपको पता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो H1 हो रही है। अब आपको पता है फार्मूला ऐसा होता है ना, H बराबर V² × T। ये बेटा फार्मूला होता है। मान लेते हैं जो करंट का फ्लो का टाइम है वो मान लेते हैं T टाइम में फ्लो होती है। तो यहाँ पे हमने H1 माना है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, रेजिस्टेंस क्या रखना है, तो रेजिस्टेंस 2R होगा × T होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। बेटा अगर हम when they are joined in parallel, जब इन्हें पैरेलल में जोड़ोगे तो कुछ ऐसे जोड़ोगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर मैंने क्या कहा था, दोनों वायर के पहले एंड को एक पॉइंट से, दूसरे एंड को एक पॉइंट से, फिर जो ये एंड कॉमन एंड होते हैं इन एंड पर हम लगा देते हैं बैटरी। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन हम रिप्रेजेंट कराते हैं। तो यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया R। तो याद रखिएगा, जब भी कभी सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से बच्चों क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे 2 थे तो एक रेजिस्टेंस हमने R ले लिया, सेम रेजिस्टेंस है तो R हो गया, बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर मान लेते हैं हीट जो है H2 है, यहाँ पर भी फ्लो का टाइम सेम है, T हमने ले लिया है। तो यहाँ पर भी H बराबर V² × T के हिसाब से जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, H बराबर H2 मिलेगा V² × 2R × T, सॉरी 2R नहीं होगा, R/2 होगा। अब आप देख रहे हैं ये जो 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, H2 बराबर 2V² R × T, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब बच्चों क्या करोगे, हमें रेशियो लेना है। तो बेटा सीरीज में जो हमें हीट मिली है वो H1 बराबर V² 2R × T मिली है, और पैरेलल में जो मिला H2 बराबर 2V² R × T मिला है। तो क्या करोगे, H1 रेशियो H2 लेना है। तो जब कभी भी इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं तो उनके LHS को LHS से और RHS को RHS करते हैं। तो V² 2R × T 2V² R × T, देखो इससे वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ से R देखो V² और V² सेम मिला कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो बेटा होगा कि H1/H2 बराबर 1/2/1, ये यहाँ ये यहाँ। बेटा H1/H2 बराबर क्या होगा, 1/4, यानी 1/4 आएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट जो प्रोड्यूस हुई है उसका जो रेशियो आया है वो 1/4 आया है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 5C, इसमें 1/4 दिया गया है। देखिए बेटा ये सब कैलकुलेशन कराने से आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है। देखिए ऑप्शन टू ऑप्शन आंसर देना अलग बात होती है, उसका विद डिटेल डिस्कशन करना वो अलग बात होती है, उससे आप और भी चीजें जान पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट।
जब हम शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, जब करंट की वैल्यू जब शॉर्ट सर्किट होता है तो यहां पर हो जाएगा वेरी लार्ज, यानी कि बिकम्स वेरी लार्ज, यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तभी तो हीटिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए वहां पर शॉर्ट सर्किट के टाइम करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह बात भी आपको समझ में आई होगी। द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, तो यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखो, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक डिस्टेंस ये तो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो क्या है डिस्टेंस है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे बच्चों डिस्टेंस की ही यूनिट है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, तो इसमें सारे ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा मल्टीपल चॉइस मैंने इस तरह से बेटा हंसी हंसी खत्म कर लिए। तो उम्मीद कर रहे होंगे सभी को ये बातें विधिवत समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया इसको आप देखिएगा, रियली आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ और मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई एम इंक्रीजिंग टुवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट। देखिए बेटा पार्ट सब सेक्शन ए है, सब सेक्शन ए है, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन पार्ट, यानी कि ये तब आते हैं फिजिक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। पार्ट ए में फिजिक्स आता है, सेक्शन पार्ट ए मतलब सेक्शन ए कह सकते हो, सेक्शन ए में फिजिक्स आता है। फिर इसका पार्ट ए जो था, पार्ट ए में बच्चों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 20 आते हैं तो 20 में हमने 7 करा दिए। 7 फिजिक्स के होते हैं और बेटा 7 किसके होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, और 6 होते हैं केमिस्ट्री के, तो 7 हमने करा दिए। अब बेटा हम इसके सब सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पहला बेटा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग रे डायग्राम राइट द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यानी पहला क्या है कि जैसे हमारा पहला जो बेटा कॉनकेव मिरर है, इसके द्वारा हमें इमेज बनाना है। देखो यहाँ पर 6 होते हैं रे डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, अगर हम रे डायग्राम तैयार करते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी से वीडियो मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेटा यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस, एक पोल होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बेटा रखी गई वो कहाँ रखी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे पोजीशन क्या है, सी एंड एफ, सी एंड एफ। और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो हमने यहाँ रख दिया। यहाँ से रह जाएगी पैरेलल, जब ये पैरेलल जाती है कॉनकेव मिरर में, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और बेटा एक रह जाएगी पोल से, जब पोल से जाएगी बेटा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी इन अपोजिट डायरेक्शंस और सेम एंगल बनाती हुई जाएगी, इधर सीधी जाएगी एकदम। ठीक है, फिगर एकदम सही बनाइए, इरेक्ट बनेगा, थोड़ा और अच्छा लगता है। बेटा ये जो यहाँ पर काटेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं रे, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लाई करेगा। इसका जो इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी बनेगा, ये बेटा क्या है, इमेज। तो यहाँ पे लिखना क्या होता है, हमें कुछ ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, ये होती है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को मैंने सी एंड एफ रखा तो इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और बेटा ये कैसा है, ये होगा इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं, इन्वर्टेड रियल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार। और इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन क्या लिखोगे, हमें इमेज की पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ती है, पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ती है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच इसका इमेज बनेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। और यहां पे लिखा हुआ है अगला बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, देखो जो पहला मल्टीपल चॉइस आया था और दूसरा इसका जो बी आया पार्ट वो सेम है, बस यहाँ पे बना के दिखाना है। तो पहला मैं करके दिखा चुका हूँ, तो वो चीज मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। तो बेटा इसका जो बी पार्ट है बच्चों, 1 का बी पार्ट जो बच्चों है वो क्या है, 1 का बी पार्ट डिस्क्रिप्टिव में बेटा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पे क्या है, बिटवीन पोल को कहते हैं P एंड फोकस को कहते हैं A। तो जब पोल एंड फोकस के बीच रखोगे तो ऐसे हमारा इमेज बनेगा। देखिए कितना प्यारा इमेज बन रहा हुआ है। बेटा हमारे मार्कर में इंक खत्म हो रही है, थोड़ा सा मैं इंक डालने जरूर जाऊंगा। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे हमने आगे को रखा है, इसके हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहाँ से रहेगा ये पैरेलल, फिर ये जाएगी फोकस से जाएगी बच्चों, और एक रह जाएगी पोल से, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो गैप ऑलरेडी बढ़ रहा हुआ है,
ये गया पीछे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर बच्चों ये रे काटेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा बच्चों, इमेज होगा इरेक्ट, इरेक्ट होगा तो ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर पोजीशन होती है उसे कहते हैं राइट साइड ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं बेटा, राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर को कहते हैं बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो तब तक ये देखिए, तब तक मैं आपको इंक भर के आ रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं सभी को बेटा ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं इंक डाल लूँ बेटा, तुरंत सारी व्यवस्था है, बस वही है कि ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर हम डेली प्रैक्टिस बच्चों करें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बस हम प्रैक्टिस का लैक वजह से हमारे नंबर कम आते हैं और हम लोग पिछड़ जाते हैं। इतना टफ पेपर आता नहीं, क्योंकि जब हमारे नंबर कम होते तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो घट जाता है। देखो हाई स्कूल तो हमारा एक पहली सीढ़ी होती है, इसलिए हाई स्कूल को हमें इंपॉर्टेंट रखना है अपना, क्योंकि हमें इंटर में भी अच्छे नंबर लाने हैं। जब हम मायूस हो जाते हैं तो इंटर की पढ़ाई हमारी लो हो जाती है। इसीलिए बच्चों प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं आगे पूरी हेल्प करूँगा। बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बेटा सेकंड क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जनरली हम बेटा ओ से रिप्रेजेंट, कैपिटल ओ से करते हैं। और यहाँ पे बच्चों कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सिंबल होता है वो आर होता है और वो दिया गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो सिंबल होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, वो बेटा क्या होता है, u होता है। तो यहाँ पे u कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होती है वो लेफ्ट में होती है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, दोनों के केस में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब आपको नेचर और पोजीशन और साइज बताना है। तो यहाँ पर क्या बताना है, नेचर बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, साइज बताना है, पोजीशन बताना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको सवाल लगाना भी पड़ेगा और रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जब कहीं भी पोजीशन की बात आ जाए तो आपको वहां पर जरूर आपको इमेज बनाना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया। अब यहाँ पर हमारा मिरर नहीं डिफाइन, क्या नहीं डिफाइन है, मिरर। तो हम कोई भी मिरर कंसीडर कर सकते हैं, हम चाहे कॉन्वेक्स मिरर मान के करें और हम चाहे कॉनकेव मिरर मान के करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमें यू पता है, क्या पता है तो यू, तो यानी सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, v। अब हमें जब v निकालना पड़ेगा उसके लिए हमको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यानी हमें फोकल लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डबल होता है वो फोकल लेंथ होता है, यानी r बराबर 2f होता है। तो 2f यानी बराबर r हो गया, तो f बराबर क्या हो गया, r/2 हो गया। यानी अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर मिरर डिफाइन नहीं है, तो आप मिरर कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर लेकर करें और चाहे आप कॉनकेव मिरर लेकर के करें। तो अब हम इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसे हम कॉनकेव मिरर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, हम कॉनकेव मिरर कंसीडर करके कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो लेफ्ट साइड होगी और इरेक्ट रखी जाएगी, सीधी रखी जाएगी। इसीलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस अगर हमने इसको कॉनकेव मान लिया तो कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, -30/2, यानी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अप्लाई करूंगा। f के लिए मैंने माइनस का 15 ले लिया है, v हमें निकालना है, प्लस माइनस का 1/u कितना है, 20 है। अब आपको पता है माइनस का 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/20। ये मैंने 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/- माइनस का 15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। इसका जो एलसीएम बच्चों जाएगा वो 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 20 के 60। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, तो हमको मिलेगा कि -4 + 3 बराबर 1/v। तो माइनस का 1/60 बराबर v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v वैल्यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं v की वैल्यू जो आई है माइनस का आई है। जब भी मिरर के केस में अगर v की वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, v क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो जब डिस्टेंस ऑफ इमेज बच्चों मिरर के केस में निगेटिव आएगी तो जो नेचर होगा बच्चों वो क्या होगा, नेचर क्या होगा बच्चों, नेचर इसका क्या होगा, रियल होगा, ये रियल इमेज बनेगा। अब बच्चों पूछ रहा है पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों हम, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो हम इसे कॉन्केव माने, कॉन्केव मिरर बनाओ, है ना बच्चों। बेटा यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर कर्वेचर। अब आपको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर दी गई, क्योंकि हम कॉन्केव मार्किंग करें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी बेटा है 30, यानी सेंटर कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ बेटा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी है 20 पे रखी गई, यू की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर, यानी 15 से ज्यादा 30 से कम, यानी सी और एफ के बीच आएगा, सीधी सी बात है 30 और सी और एफ के बीच आएगा। अभी आपने कहा है कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होती है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होती है, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ऐसी कंडीशन में जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, विटामिन इन्फिनिटी एंड सी। क्या बना के देख लो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगी रे, और एक रे जाएगी पोल से, ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो बेटा कहाँ काट रही है, यहाँ पे मान लो काट रही है, तो बेटा ये देखो 30 से ज्यादा है, तो v की वैल्यू कितनी है -60 आएगी, नहीं आएगी, ये 30 के आगे जाओगे तो यहाँ पे 60 मिलेगा, यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आए होंगी। जब भी कभी क्वेश्चन में पोजीशन पूछ ली जाए इमेज की तो आपको रे डायग्राम बनाना ही बनाना है, जिससे आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो जाता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। हम कहीं भी अगर पोजीशन ऐसे बना के लिखते हैं तो वहाँ पर हमें नंबर कम मिलते हैं, ये याद रखिएगा। मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन पूरा टोटल पेपर करा रहा हूँ। अगला बेटा थर्ड पार्ट है जो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट से आया बच्चों, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो थर्ड क्वेश्चन आया बच्चों वो हीटिंग इफेक्ट से आया। कहाँ से आया बच्चों, हीटिंग इफेक्ट से आया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, एंड द हीट ऑफ 100 जूल पर सेकंड इज जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हीट जो प्रोड्यूस हो रही, हीट क्या प्रोड्यूस हो रही है 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड। अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा जो हीट है, हीट कैसे आई होगी, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई होगी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट में हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, अगर जूल पर सेकंड जो होता है, जूल पर सेकंड जनरली क्या होता है, जूल पर सेकंड जो जनरली होता है, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट, यानी 1 जूल पर सेकंड होगा 1 वाट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 100 जूल पर सेकंड दिया गया है, ये जनरली क्या दिया गया, पावर दिया गया है, यानी कि ये क्या दिया गया, पावर। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो P दिया गया है वो 100 वाट दिया गया है। याद रखिएगा, जब भी कभी ये सब क्वेश्चन आए कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो जब भी कभी जूल पर सेकंड में कोई वैल्यू लिखी हो, हीट पर सेकंड लिखी हो या एनर्जी पर सेकंड लिखी हुई, एनर्जी 100 जूल पर सेकंड या हीट इतने जूल पर सेकंड, तो वो वाट है, यानी वाट है सीधे सीधे वो क्या होगी, पावर होगी। क्या होगी बच्चों, पावर। और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेटा कितना है, 4 ओम है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर P की वैल्यू बेटा क्या होगी, 100 होगी, और यहाँ पे V हमने निकाला तो V स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे काटोगे तो ये होगा 25, होगा कि नहीं होगा। तो V स्क्वायर बराबर, सॉरी बेटा डिवाइड गलत कर दिया हमने सवाल फार्मूले में। ये फार्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 100, V स्क्वायर, R की वैल्यू बेटा कितनी है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो V स्क्वायर बराबर कितना होगा 400 होगा।